नमस्कार। यहाँ पर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नीट और ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसे हम समीप केंद्रीय कोशिकाएं भी कहते हैं। ससीम केंद्र का मतलब होता है कि ऐसा जो है केंद्रक जिसके चारों तरफ क्या हो जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी केंद्रक एक घिरा हुआ है, आवरण है, इसलिए इसको समीप केंद्रीय कहते हैं। सभी आद्यजीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाएं बताई जा रही हैं कि आद्यजीव मतलब प्रिमिटिव, आद्यजीव का मतलब प्रोटिस्ट है। क्या है? प्रोटिस्टा होता है। प्रोटिस्ट जो विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अमीबा। तो आद्यजीव में प्रोटिस्ट, पादप, प्लांट, एनिमल एंड फंगी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ये सब यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है जो इसके अंदर जो है छोटे छोटे क्या होते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, जो झिल्लीदार होते हैं। वो भी क्या होते हैं, उसके चारों तरफ भी क्या होती हैं, मेम्ब्रेन होती है। इसलिए जो यहाँ पे कोशिका द्रव्य है वह कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो क्या होती है, वह झिल्ली युक्त होती है। अभी हमने बताया इसके चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, और यहाँ पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जटिल गति करने वाले कोशिकीय कंकाल जैसी संरचनाएं भी पाई जाती है, यानी साइटोस्केलेटन पाया जाता है। कोशिकीय कंकाल का मतलब हुआ साइटोस्केलेटन, मतलब सेल के शेप को मेंटेन करना। कोशिकीय कंकाल का मतलब होता है कि साइटोस्केलेटन जो कोशिका के शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए किस रूप में, गुणसूत्र के रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। पादप एवं जंतु कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो आपको पता ही है कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, अलग अलग होंगे। प्लांट में अलग टाइप का होगा, जंतु में, एनिमल में अलग प्रकार का होगा। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय राजधानी मिलती है। आपको पता है कि जो पादप कोशिका होती है उस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, आप पहले से पढ़ते हैं, सेल वॉल पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और एक बड़ी केंद्रीय राजधानी मिलती है। यानी जो है यहाँ पे जो कोशिका होगी, यहाँ पर सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे राजधानी पाई जाती है, मिलती है। जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। एनिमल सेल में ना सेल वॉल पाई जाती है, ना प्लास्टिड पाई जाती है, ना राजधानी पाई जाती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है। प्राणी एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है।
जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो जो तारक काय होता है वह जो है एनिमल सेल में तो पाया जा रहा है, लेकिन प्लांट सेल में तारक काय नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। अब प्रत्येक कोशिकीय अंगक की संरचना और कार्यविधि का अध्ययन करें। देखें कोशिका झिल्ली। अब कोशिकीय अंगक की बात यहाँ पे हो रही है। जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले बहुत ढेर सारे जो कोशिकांग होते हैं उसी की यहाँ पे अध्ययन की बात हो रही है। अब बात हो रही है यहाँ पे कोशिका झिल्ली की, यानी सेल मेम्ब्रेन। वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। तो 1950 में क्या हुआ, पहले तो सूक्ष्मदर्शी वैसे ही थे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बाद में क्या हुआ, 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इनकी खोज किसने की, नाल एंड रस्का नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो उन्होंने जब इनकी खोज की तो उसके बाद कोशिका झिल्ली में विस्तृत उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं मीन्स RBC की कोशिका की झिल्ली में रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो जब 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई, नाल और रस्का ने कर दिया, तो कोशिका झिल्ली के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में तो पता हो गया, लेकिन वहाँ पे किसके बारे में पता किया गया, RBC का जब देखा गया यहाँ पे, तो उसकी संरचना मिली RBC के जीवद्रव्य की जो झिल्ली है उसकी में उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल पाया। और किस अध्ययन के द्वारा, केमिकल स्टडी के द्वारा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रासायनिक अध्ययन यानी केमिकल स्टडी के बाद क्या हुआ कि RBC की कोशिकाओं में जीवद्रव्य झिल्ली की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अध्ययन के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। तो जब RBC का अध्ययन कर लिया गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो ये पता चला कि जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं जो 2 सतहों में व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो लिपिड होती है, लिपिड और फास्फोलिपिड होती है, इसकी 2 लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो लिपिड है, जो बाई लेयर होती है, डबल लेयर होती है यहाँ पे लिपिड, तो इस तरह करें कि इस तरह यहाँ पे व्यवस्थित होता है। इसका अरेंजमेंट इस तरह व्यवस्थित होता है कि जो ध्रुवीय सिरा होता है, यानी इसका जो पोलर हेड होता है वह क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। पोलर हेड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, और जल भीरु पुच्छ, और उसका जो पुच्छ है यानी जो टेल है वह अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पे बताई गई, यहाँ पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर हेड क्या होती है, बाहर की तरफ, ये पोलर हेड है, ये बाहर की तरफ हो गया, और यहाँ पे जो टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है, और जो टेल होगा वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होगा, ये याद रखिएगा कि जो जल भीरु पुच्छ जो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोफोबिक टेल है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये जो टेल होगा ये वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण में सुरक्षित रहती है। तो यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है, जो डबल लेयर है यहाँ पर, ये लिपिड जो होती है वो किसकी बनी होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। यानी कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण में सुरक्षित रहते हैं। तो जो अध्रुवीय पुच्छ है यानी ये हेड पोलर हो गया, और जो टेल होता है ये नॉन पोलर हुआ। तो जो नॉन पोलर होता है ये जलीय वातावरण में क्या होती है, सुरक्षित रहती हैं। इसके अतिरिक्त
फास्फोलिपिड झिल्ली में यहाँ देखें फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ध्यान देंगे। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो बाद में क्या हुआ, बायोकेमिकल रिसर्च हुआ और बायोकेमिकल रिसर्च में ये पता चला कि जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन शुरुआत में जब आरबीसी के बारे में स्टडी हुई तो यहाँ पे क्या पाया गया, यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन बाद में बायोकेमिकल स्टडी हुआ जब, तो वहाँ पता चला कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। तो अब यहाँ पे कोशिकाओं में प्रोटीन लिपिड भी पाया गया और बाद में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया गया। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो विभिन्न कोशिकाओं के जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर प्रोटीन और लिपिड का अनुपात क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है मनुष्य की रुधाणु यानी इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। डाटा याद रखेंगे कि यहाँ पे 52% प्रोटीन और 40% लिपिड इरिथ्रोसाइट्स में मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत और प्रधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो झिल्ली में पाए गए जो प्रोटीन है, जो झिल्ली में प्रोटीन पाया जाता है, तो करें उसके दो भाग हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक होता है यहाँ पे अंगभूत और दूसरा है प्रधीय प्रोटीन। तो कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो क्या होते हैं कि यहाँ झिल्ली में क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं अंदर की तरफ क्या होते हैं, यहाँ पे धंसे रहते हैं। जैसे ये लिपिड बाइलेयर है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। तो ये प्रोटीन क्या होते हैं अंदर की तरफ धंसे रहते हैं, जिसे हम यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन या अंगभूत प्रोटीन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन क्या होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन या प्रधीय प्रोटीन कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन क्या होते हैं झिल्ली की सतह पर होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम को, देखिए यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन बताए गए हैं। एक यहाँ पे देखिए, एक अंगभूत प्रोटीन यानी इंटीग्रल प्रोटीन जो कि क्या होते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर धंसे रहते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिए प्रधीय प्रोटीन बताया गया। जो प्रधीय प्रोटीन होता है यानी पेरिफेरल प्रोटीन होता है वह मेम्ब्रेन के बाहर होता है। और यहाँ पे देखिए कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे देखें प्रधीय प्रोटीन, शर्करा, फास्फोलिपिड और यहाँ पे देखिए कोलेस्ट्रॉल। देखें झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, श्रवण अंतरकोशिका कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तो झिल्ली की जो फ्लूइडिटी है, जो उसकी तरीलीय प्रकृति है, इसमें कोशिका वृद्धि भी होता है में हेल्प करती है, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण होता है, श्रवण का भी कार्य करता है, सिक्रीशन अंतःकोशिकीय कार्य करता है, कोशिका विभाजन करता है इत्यादि, ये सब महत्वपूर्ण कार्य हैं। जीवद्रव झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। तो जीवद्रव झिल्ली कर क्या रहा, मेम्ब्रेन कर क्या कर रहा है, ये अणुओं का क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है। तो झिल्ली क्या होगा कि दोनों तरफ से मिलने वाले अणुओं के लिए क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल है, ये झिल्ली है। इधर मान लिया अणु मिल रहे हैं कोई,
तो किसी अणु को क्या कर रहा है, वो सेलेक्ट कर रहा है जाने के लिए, और कुछ अणु को वो सेलेक्ट नहीं करता है जाने के लिए। इसलिए यह जो झिल्ली होती है वह सेलेक्टिव पारगम होती है, यानी सेलेक्टिव परमेबल होती है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली के बाहर आ जाते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। यानी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कुछ अणु होते हैं, जैसे कुछ अणु यहाँ पे से पास तो हो गए, लेकिन कह रहे हैं कि किसी प्रकार की यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वतः ही पार कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं निष्क्रिय परिवहन बोलते हैं, यानी इनएक्टिव फेज बोलते हैं यहाँ पे। उदासीन विलेय सांद्रवण के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विलेय सांद्रता के अनुसार हम बात करें, उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हम बात करें, जो विलेय हैं, जो विलेय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उनके अनुसार की बात करें, तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के द्वारा क्या होता है, विसरण प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, झिल्ली से बाहर जाती है। यानी ये जो अणु हैं, ये अणु यहाँ पे ज़्यादा हैं तो यहाँ पे कम है, तो हायर से लोअर की तरफ यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पर विसरण के द्वारा यहाँ पे जाते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जाते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या कहता है कि कोई भी पदार्थ क्या होते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब जाते हैं तो उसे हम कहते हैं विसरण कहते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जल भी क्या होता है, हाई से क्या होता है, लोअर की तरफ जाता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को प्रसरण कहते हैं। तो जब इसी प्रोसेस को जब जल का क्या होता है, मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन के द्वारा, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑस्मोसिस कहते हैं। चूँकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो करें यहाँ पर कि जो कि ध्रुवीय अणु होते जो हैं, जो पोलर जो मॉलिक्यूल हैं, जो नॉन पोलर लिपिड की सतह से होकर नहीं जा पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको जाने के लिए एक प्रोटीन वाहक, एक कैरियर की आवश्यकता होती है, जिससे बड़े आसानी से वो क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्र प्रवणता के विपरीत, जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा की आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, और वहाँ पे निष्क्रिय परिवहन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो मॉलिक्यूल हैं, जो अणु हैं, उनकी जो मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, जिससे ऊर्जा की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब यहाँ पे बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कुछ आयन या अणु होते हैं, जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, इससे क्या होते हैं, विपरीत दिशा में जाने लगते हैं, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ उनका मूवमेंट होने लगता है, जिससे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा किस रूप में होती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। इसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। कोशिका भित्ति देखें, आपको याद ही होगा कि कवक व पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण की कोशिका भित्ति कहते हैं।
मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे हम कवक की बात करें, यानी फंगी की बात करें या पौधों की बात करें, तो उसको जीवद्रव्य झिल्ली जो है, जो यहाँ पे कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके चारों तरफ क्या होती है, एक निर्जीव आवरण, एक नॉन लिविंग लेयर पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति कहती हैं। तो कोशिका भित्ति कोशिका को केवल कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति क्या करता है, कहता है कि ये जो सेल के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है, जीवद्रव्य झिल्ली है, उसके चारों तरफ जो पाई जाती है, यहाँ पे कोशिका के चारों तरफ ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति है, जो कोशिका भित्ति है, तो ये मैकेनिकल इंजरी, जिससे कोई खरोच हो गया या कोई संक्रमण हो गया, उससे तो रक्षा ही करती है कोशिकाओं की, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपस में संपर्क बनाने का भी कार्य करती है और बहुत से अणुओं को, बड़े बड़े अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है, बैरियर का काम करती है। शैवाल की कोशिका भित्ति, देखिए यहाँ पे हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को आप ध्यान से समझिए, उसकी एक एक लाइन को समझिए, जैसे यहाँ पे समझाया जा रहा है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनांस व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। याद रखेंगे कि जो शैवाल की जो एल्गी है, एल्गी की जो कोशिका भित्ति सेल वाल है वह सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टेंस की बनी होती है, मैनांस की बनी होती है और खनिज लवण जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि दूसरे पादपों में, यदि हम दूसरे पादपों की बात करें, यानी प्लांट्स की बात करें, शैवाल को छोड़ दिया जाए, तो यह जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका, जो नई नई प्लांट सेल्स होती हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति सेल वाल होती है, सेल वाल में स्थित प्राइमरी भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो नए प्लांट सेल्स हैं, जो उसमें जो सेल वाल है, सेल वाल में जो स्थित होती है प्राइमरी वाल में, तो उसमें वृद्धि की क्षमता होती है। तो जो नए नए कोशिका सेल्स होते हैं, उसमें जो प्राइमरी सेल्स होते हैं, वो क्या होती हैं, उनके अंदर क्षमता होती है वृद्धि करने की, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। जैसे जैसे सेल क्या होती है, मैच्योर होती जाती है, फिर प्राइमरी सेल के अंदर क्या होती है, वृद्धि की क्षमता घटती चली जाती है। इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। अंदर की तरफ क्या होती है, कोशिका के अंदर की तरफ क्या होती है, सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। मध्य पटलिका, देखें यहाँ पे मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। जो मिडिल लेयर होती है वो क्या होती है, उसमें क्या पाई जाती है, कैल्शियम पेक्टेट पाई जाती है। याद रखना है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। तो जब दो कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं, जब चिपके रहती हैं, ठीक है, तो वह मध्य पटलिका के द्वारा होती है और वह उसमें क्या पाई जाती है, कैल्शियम पेक्टेट पाई जाती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीवद्रव तंतु यानी प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं। तो जो कोशिका भित्ति है और जो सेल वाल है और मध्य पटलिका है, उनके बीच में जो जीवद्रव पाई जाती है वह एक तंतु के रूप में पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। तो जब दो कोशिकाओं के बीच का जो कोशिका द्रव्य होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। और एक्चुअली जो प्लाज्मोडेस्माटा होती है और जो जीव द्रव्य होता है उसी का क्या होती है, एक तंतु होता है, एक फाइबर होता है। अंतः झिल्ली तंत्र
या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अंतः झिल्ली तंत्र यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। झिल्लीदार अंगक कार्य व रचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो झिल्लीदार अंगक हैं, जो कोशिकांग हैं, जो कोशिका के जीवद्रव्य में पाए जाने वाले छोटे छोटे कोशिकांग हैं, उनके कार्य और संरचना क्या होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कुछ के तो एक दूसरे के कार्य जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अतः उन्हें अंतःझिल्ली तंत्रिका के अंतर्गत रखते हैं। तो जो जिनके कार्य क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, उन्हें हम अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रव्यी जालिका जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अंतःद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, गाल्जी काय गाल्जी बॉडी, लयन काय लाइसोसोम, रसधानी वैक्यूल्स अंग आते हैं। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम्स के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए यह अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी ऐसे अंगक जिनके कार्य एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन जिसके क्या होते हैं, अंगक क्या होते हैं, एक दूसरे के एक कार्य से नहीं जुड़े होते हैं, उन्हें इस तंत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, पराक्सीसोम को अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अंतःद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखें यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखें अंतःप्रद्रव्यी जालिका, यहाँ पे देख लें अंतःप्रद्रव्यी जालिका में देखिए केंद्रक है, केंद्रक छिद्र है, फिर यहाँ पे देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, और यहाँ पे चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े हुए थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जब अध्ययन हो गया, नालायन रस्का ने उनके बारे में पता कर लिया, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में यह पाया गया कि चपटा और थैलीनुमा नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ER कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःप्रद्रव्यी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतःप्रद्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर चिपका रहता है तो उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। राइबोसोम्स की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है। तो राइबोसोम जिसे हम क्या बोलते हैं, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होता है, जब राइबोसोम्स अंतर्द्रव्यी जालिका के सतह पर यदि पाई जाएगी तो उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम्स नहीं पाई जाती है अंतर्द्रव्यी जालिका के ऊपर तो उसे बोलते हैं हम चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उन्हें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुतायत से मिलती हैं। तो यहाँ पे जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण कौन करेगा? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करती, तो राइबोसोम किसके ऊपर लगी होती हैं?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगी रहती हैं। तो यही चीज़ कहा कि जो कोशिकाएं प्रोटीन का संश्लेषण और उसके सिक्रीशन में भाग लेती हैं उनमें क्या होती हैं, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलती हैं। ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्ली तक फैली होती हैं। चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। तो ये किसका संश्लेषण करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। लिपिड की भाग स्टेरॉयड हार्मोन्स चिकने अंतर्द्रव्य जालिका में होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स भी क्या पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट है गाल्गी उपकरण यानी गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स। कैमिलो गाल्जी ने 1898 में पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। तो गाल्गी उपकरण को सबसे पहले किसने देखा, कैमिलो गाल्जी ने 1898 में देखा। और उन्होंने देखा कि केंद्रक के पास क्या होती है, बहुत डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा, यानी बहुत घनी रंजित जालिकावत संरचना देखी जिन्हें बाद में उनके नाम पर गाल्जी काय कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क के आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। तो जो ये गाल्जी काय है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत ढेर सारी क्या होती है, चपटी डिस्क के आकार की थैली नुमा संरचना या कुंड मिलती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये डाटा याद रखना है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं। जैसे डिस्क है, कसती आपस में एक के ऊपर ढेर लगा दिया जाता है, वैसे ही मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं जालिका काय कहते हैं। गाल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। यहाँ पर जो सैक है या सिस्टर्नी है, यहाँ पे कुंड सिस्टर्नी है यानी सैक है, वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। गाल्जी कुंड में केंद्रक के पास साकेंद्रिक व्यवस्था होती है। तो जो गाल्जी कुंड है यानी यहाँ पे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी है, उसके केंद्रक के पास क्या होती है, साकेंद्रित व्यवस्थित यहाँ पे होती है। यानी केंद्रक क्या होती है, वहाँ व्यवस्थित होती है, जिनमें निर्माणकारी सतह उन्नतोदर शीर्ष या परिपक्व सतह उत्तलावतल ट्रांस होता है। यानी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके 2 फेस होते हैं। यहाँ पे इसके क्या होते हैं, 2 फेस होते हैं। एक निर्माणकारी सतह होते हैं। निर्माणकारी सतह यानी जो फार्मिंग फेस है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स सिस कहते हैं। और एक होती है परिपक्व सतह यानी मैच्योरिंग फेस होती है, जिसे कॉनकेव ट्रांस हम कहते हैं। अंगक सिस ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होती है। तो कह रहे हैं कि सिस और ट्रांस दोनों सतह अलग अलग होती है, लेकिन ये आपस में जुड़े रहते हैं। गाल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव को संवेशित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। तो गाल्जी काय का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होते हैं कि जो द्रव्य को यहाँ पे संवेशिष्ट यानी पैकेजिंग मटेरियल जो होती है, उसके अंदर जो पैकेजिंग मटेरियल होती है, उसके अंदर जो अंतर कोशिकी है उसको लक्ष्य तक या कोशिका के बाहर सिक्रीशन करना होता है। संवेशिष्ट द्रव यानी पैकेजिंग मटेरियल अंतर्प्रद्रव्य जालिका से पुटिका के रूप में गाल्जी काय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गत करते हैं। तो यहाँ पे जो द्रव्य है, यहाँ पे जो पैकेजिंग मटेरियल जो फ्लूइड है, वहाँ पे जो अंतर्प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे जो वेजाइकल है, जो पुटिका है,
के रूप में जो गाल्जी काय शीर्ष सिरे से से संगठित होकर वह परिपक्व सतह की ओर क्या होते हैं, गति करते हैं, यानी शीर्ष से वह ट्रांस की ओर क्या होता है, गति करता है। इससे स्पष्ट है कि गाल्जी काय का अंतर्द्रव्य जालिका से निकट संबंध है। अंतर्द्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गाल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड के रूप में रूपांतरित हो जाता है। गाल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी करता है। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट है लयन काय यानी लाइसोसोम। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो एक वेसिकल होती है। लाइसोसोम जो संवेष्टन विधि द्वारा गाल्जी काय से बनते हैं। तो यहाँ पे जो पैकेजिंग प्रोसेस होती है उसके द्वारा क्या होते हैं, गाल्जी काय से ये बनते हैं, यानी लयन काय लाइसोसोम गाल्जी काय से बनते हैं। पृथकीकृत लयन काय तो गाल्जी काय से पृथक होकर अलग होकर लयन काय जो बनता है, लयन काय बनता है जो पुटकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटनीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेज, प्रोटीएजेस और कार्बो डाइहाइड्रेजेस मिलते हैं। तो ये क्या होता है, जब क्या होती है गाल्जी काय से जब यह अलग होता है, अलग होकर जब बनता है यहाँ पे लाइसोसोम, तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत से जल अपघटीय एंजाइम होते हैं जैसे हाइड्रोलेज होते हैं, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और कार्बो डाइहाइड्रेजेस मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। रसधानी वैक्यूल्स की हम बात यहाँ पे करेंगे। रसधानी या वैक्यूल्स कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य में अभी कोशिका है, इसके अंदर द्रव्य में क्या यहाँ पे झिल्ली द्वारा घिरी हुई जगह को हम क्या कहते हैं, रसधानी यानी वैक्यूल्स बोलते हैं। इसमें पानी, रस उत्सर्जित पदार्थ या अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं भी इसमें मिलते हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें, कुछ फ्लूइड है, कुछ वाटर है, कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, उत्सर्जित पदार्थ हैं, अन्य उत्पाद हैं, वो सब जो जरूरी नहीं वो सब मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से घिरा होता है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट है। इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट है। और सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, याद रखिएगा रसधानी, इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह लगभग कितने प्रतिशत, 90% स्थान घेरता है। तो ज़्यादा स्थान कवर कौन किया रहता है, यहाँ पे रसधानी यानी वैक्यूल्स। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। तो कह रहे हैं बहुत से आयन, बहुत से पदार्थ क्या होते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण टोनोप्लास्ट से वो कहाँ चले आते हैं, से होकर रसधानी में चले आते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा क्या होती है, काफ़ी होती है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी यानी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है, जो कि उत्सर्जन एक्सक्रीशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्यजीव प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, निर्माण खाद्य पदार्थों के निगलने के लिए होता है। तो अमीबा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, और से बहुत से प्रिमिटिव में फूड वैक्यूल्स होती है जो कि खाद्य निर्माण को निगलने के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता है, स्टेन नहीं किया जाता है, तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से
नहीं देखा जा सकता है। तो इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए इसको स्टेनिंग की जाती है, अभिरंजित की जाती है। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न भिन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर्स होती हैं वो वेरी करती हैं सेल टू सेल। यह उसकी कार्य की यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करता है कि सेल कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसी, उस पर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना होगा। ये आकृति व आकार में भिन्न भिन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप साइज दोनों डिफरेंट होता है। यह तस्तरीनुमा बेलनाकार की आकृति होती है जो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.1 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती है, यानी औसतन 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन वाली झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों बाह्य कक्ष तथा भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। तो इसके पास दो झिल्ली होती हैं, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली, और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक इंटरसेलुलर स्पेस, जो एक स्पेस होता है वो क्या होता है, बाहरी और भीतरी कक्ष को क्या करती है, विभाजित करती है। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है अधात्री यानी मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो भीतरी कक्ष होता है इसमें क्या होते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, यानी इसमें बहुत ही डेंस और होमोजीनियस पदार्थ होता है, समांगी पदार्थ होता है। जो होमोजीनियस का मतलब यानी कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, यानी कोई भी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो समांगी पदार्थ कहते हैं, यानी जैसे साल्ट को नमक को पानी में डाल दिया जाए तो देखिए वो बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है, उसे हम समांगी कहते हैं। तो जो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी कक्ष है वो क्या होते हैं, उसमें समांगी पदार्थ भरा होता है और घना होता है, जिसे मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। वह कला जो बाहर वाला है लेयर, वो वह कला सूत्रकणिका की वह सतह सीमा बनाती है। इसकी अंतः झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ अंतर्वलन बनाती है, यानी अंदर की तरफ क्या होती है, फोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। यहाँ पे चित्र को देख लें, डायग्राम को ये देखिए, यहाँ डायग्राम को देखें, देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखिए यहाँ पर देखिए अधात्री है, यानी यहाँ मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स देखिए ये यहाँ मैट्रिक्स है, और फिर ये देखिए अंदर की तरफ क्या होती है, जहाँ इनफोल्डिंग कर देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य से संबंधित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का वायवीय श्वसन से संबंधित होता है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन से उसका संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। तो जब वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो उसमें से ऊर्जा किस रूप में निकलेगी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री यानी मैट्रिक्स में एक वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है। आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। एक सर्कुलर डीएनए अणु और कुछ आरएनए और 70S राइबोसोम्स तथा प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक घटक मिलते हैं। तो इसमें वृत्ताकार डीएनए, कुछ आरएनए,
राइबोसोम्स, वो भी कौन से 70S राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के कुछ घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती हैं। अब MCQ को सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है इन द प्लांट सेल दिस लेयर इज प्रेजेंट नियरेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके नियरेस्ट कौन सा यहाँ पर कौन सा लेयर प्रेजेंट होगा। तो एक सेल ये है, एक कोशिका ये, इसके बगल में कोई दूसरी कोशिका होती है और ये कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं, इस तरह यहाँ पे क्या होती है, जुड़ी होती हैं मिडिल लैमेला के द्वारा। किसके द्वारा? मिडिल लैमेला के द्वारा। तो बीच में क्या होती है, दो एडजेसेंट सेल के बीच में क्या होती है, मिडिल लैमेला होती है। और मिडिल लैमेला क्या होती है, कैल्शियम पिक्टेट की बनी होती है। फिर यहाँ पे समझें, फिर क्या होता है, टोनोप्लास्ट क्या होता है, जो सेल होती है, सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होती है, राजधानी होती है, राजधानी की जो सिंगल लेयर है वो क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट कहलाता है। मिडिल लैमेला क्या होती है, बीच में होती है, दो जो सेल को जब जोड़ती है तो मिडिल लैमेला के द्वारा ही जुड़ते हैं, जो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। बाहर जो होती है वाल कोशिका की, वो प्राइमरी वाल कहलाती है, जो अंदर होता है वो सेकेंडरी वाल कहलाती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियरेस्ट होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी वाल होती है। ठीक, ओके, सेकेंडरी वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to fluid mosaic model of the cell membrane is primarily composed of। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, आपको बताया था हमने। और क्या है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसका बना होता है, ए रिजिड लेयर ऑफ प्रोटीन, नहीं, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड विथ एम्बेडेड प्रोटीन, या सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। तो बी ऑप्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे कि बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड एम्बेडेड विथ प्रोटीन। आपको बताया गया था कि लिपिड्स क्या होते हैं, बाई लेयर होते हैं, ये हेड और टेल होता है, ऐसे आपको बताए थे हम। और इसी बीच में क्या होती हैं, प्रोटीन क्या होती है, एम्बेडेड होती हैं। तो एम्बेडेड भी होती हैं, और कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, पेरीफेरल भी होते हैं, पेरीफेरल और एम्बेडेड प्रोटीन होती है। तो लिपिड क्या होता है, बाई लेयर का होगा विथ एम्बेडेड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the characteristic of the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है, ये इम्परमेबल होता है, रिजिड होता है, सिलेक्टिव परमेबल होता है, या नॉन सिलेक्टिव। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे, सेलेक्टिव परमेबल होता है। जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन क्या बताया था हमने कि कुछ अणुओं या कुछ आयनों को अपने से तो होकर जाने देती है, लेकिन बहुत से आयन्स या अणु होते हैं उनको जाने नहीं देती है, इसलिए सेलेक्टिव परमेबल यानी चयनित पारगम्य होती हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको बताया गया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अंतः प्रतिद्रव्य जालिका, ये दो प्रकार के होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होती है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, लगे होते हैं, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो RER का आंसर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकली द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कन्वोल्यूटेड टू फॉर्म ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नोन एज।
यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये फोल्डेड होती है और फोल्डेड होकर क्या बना लेती है, क्रिस्टी बनाता है। क्या बनाता है, फोल्डेड होकर क्या बनाएगा, क्रिस्टी बना लेता है, जिससे सरफेस एरिया क्या होती है यहाँ पे बढ़ जाती है और इसी क्रिस्टी के ऊपर क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, F0 F1 पार्टिकल लगे होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। तो जो F0 F पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा समझ लें, पार्टिकल होंगे यहाँ पे हेड वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ पे हेड वाला और स्टाक पोर्शन होती है यहाँ पे। ओके, तो ये F0 F1 पार्टिकल होते हैं और क्रिस्टी के ऊपर लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ केल्विन साइकिल और माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो आंसर सी होगा, ये इनकरेक्ट है, जो सी होगा यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। जो केल्विन साइकिल होती है वह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है। ठीक है, जो स्ट्रोमा रीजन है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले रीजन में केल्विन साइकिल पाई जाती है। और क्रेब्स साइकिल्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाई जाती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, सी।